हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू शशि सर्कल। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज टेस्ट नंबर 3 है जो ज्योग्राफी का है, जो विजन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, विजन का जो 2021 वाला टेस्ट सीरीज वाला जो आपको देखने को मिलेगा, जो टेस्ट नंबर 3 है, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही मैंने इसको देखा है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ठीक है, इसको आप लोगों को बहुत ज़रूर देखना है। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं तो उसमें आप लोगों को देख लेना है इसको। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बच्चे का जो है, मतलब एक जो संदीप जी हैं जो बहुत शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं, और गुलाब शाह जी ने जो बहुत अच्छे से आंसर दिया है। अरे इवन मुझे ये मतलब एमपी लैड स्कीम के बारे में, और जो वो था, मैंने क्वेश्चन पूछा था जो तुम्हारा था पेशा एक्ट के बारे में, इतना डिटेल में लिखा है। अगर वहाँ से आप लोग देख लो ना तो कभी उसमें डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को। तो वहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखना चाहिए उस आंसर को। ठीक है, इन लोगों ने, ये लोग बहुत शानदार तरीके से आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को भी मतलब शानदार तरीके से आंसर देना है। ठीक है, तो ये 85 क्वेश्चन नंबर में डाउट था, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया था कि जो 85 क्वेश्चन नंबर पे था, इसमें कहा गया था फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कि राज्य के स्वामित्व वाले निगम और जो निगम थे और कंपनियां थी, कि कंपनियों की जो संपत्ति और आय पर जो है संघ द्वारा कर आरोपित नहीं किया जा सकता, ये वाला स्टेटमेंट था। और सेकंड था कि राज्य के भीतर संघ की संपूर्ण संपत्ति राज्य कराधान के अधीन होती है। तो ये इसके बारे में बताया गया। तो ये देखो गलत है दोनों स्टेटमेंट। वो जो संदीप तिवारी जी कह रहे थे कि मतलब ये फर्स्ट का स्टेटमेंट होना चाहिए। तो देखो हमने पूरा डिटेल में यहीं देख लेते हैं क्यों नहीं है उसका फर्स्ट आंसर। तो देखो, राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकरणी जो प्राधिकारियों की जो संपत्ति की आय को केंद्रीय कराधान से मुक्त नहीं किया जाता है। लेकिन अगर इसी प्रकार बात करें कि किसी राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और कंपनियों की संपत्ति या आय पर संघ द्वारा कर आरोपित किया जा सकता है, तो संघ द्वारा आरोपित किया जा सकता है। तो इसमें कहा है कि अधिरोपित नहीं किया जा सकता फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है, और सेकेंड वाला कहा गया है कि यह संपत्ति को किसी राज्य या राज्य के भीतर किसी प्राधिकरण जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, पंचायत या अन्य द्वारा अधिरोपित सभी करों में छूट प्रदान की गई है। ठीक है, लेकिन किंतु अगर बात करें कि संसद को इस प्रतिबंध को समाप्त करने का अधिकार है। ठीक है, वो अगर चाहे तो इसे समाप्त भी कर सकती है। और संपत्ति जो शब्द को इलिबरेट इन्होंने किस किस फॉर्म में किया है, जैसे भूमि हो गया, भवन हो गया, चल संपत्ति हो गई, शेयर मार्केट हो गया, या फिर मौद्रिक मूल्य युक्त प्रत्येक मद और प्रत्येक प्रकार की जो संपत्ति है, जैसे चल या अचल है या मूर्त या अमूर्त संपत्ति आदि को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त संपत्ति को स्वतंत्र जैसे कि सशस्त्र बल या वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जो उपयोग में किया जा सकता है। ठीक है, तो इनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो कहा गया था कि राज्य के भीतर संघ की संपूर्ण संपत्ति राज्य कराधान के अधीन है। तो ये यही इसीलिए ये गलत हो गया स्टेटमेंट। और वैसे भी यार जो मतलब ऐसा अगर लिखा हो, देखो अगर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, अगर कहीं केवल लिखा हो स्टेटमेंट में, ठीक है, या सभी लिखा हो, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ तो इसमें लोचा है। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट को बहुत ही आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालना है। तो कोई भी स्टेटमेंट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और जो है उसके बाद उसका आंसर दो, तो आप अच्छा जो है आपका रिजल्ट आएगा उसमें। ठीक है, तो ये आज आप लोगों का आई होप कि डाउट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले जो है टेस्ट नंबर 3 पे। ठीक है, तो उसको आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और हम लोग इंटरेस्टिंग वे में उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब टेस्ट सीरीज नंबर 3 पर, उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसका है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, सेकेंड है कि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के निकटतम होती है, और थर्ड है कि ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सी परिस्थितियां निम्नलिखित में से ज्वार भाटा को परिभाषित करती हैं। तो ए ऑप्शन है कि उपभू बृहद ज्वार भाटा। ठीक है, सेकेंड है कि अपसौर बृहद ज्वार भाटा, उपभू और बृहद ज्वार भाटा, और अपसौर बृहद ज्वार भाटा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, जो उपभू बृहद ज्वार भाटा की यहाँ स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उपभू का मतलब होता है कि चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थित होना। ठीक है, और ये जो तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, इस समय जो है
ज्वार भाटा जो आपको देखने को मिलेगा कि सामान्य से अधिक होता है। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा है और ये सूर्य है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अधिकेंद्री और अभिकेंद्री दोनों बल इस पे लगते हैं पृथ्वी पर, तभी यहाँ पर जो है ज्वार भाटा मतलब नॉर्मल से उच्च आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा में कार्बनिक पदार्थों के तीव्रता से अपघटन के लिए अनुकूल स्थितियां हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि ऑक्सीजन की कमी, सेकेंड है कि नाइट्रोजनस पदार्थों से समृद्ध अपरद और कम ठंड तापमान। तो देखो इसमें जो देखने को मिलेंगे, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये हमारा गलत है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहाँ हम कार्बनिक जो प्रक्रिया होती है वो निम्न हो जाएगी, उसके लिए वो अनुकूल स्थिति नहीं होगी, प्रतिकूल होगी, ठीक है। और कम ठंड में भी ऐसा होगा कि वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी स्थितियाँ बनेंगी वो मतलब कम टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो ये जो कार्बनिक पदार्थ अपनी तीव्रता नहीं जो तीव्रता से काम नहीं कर पाते हैं वो कम हो जाती है इसके, ठीक है। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है हमारा, ठीक है। तो हमारा बी वाला ए वाला मतलब ए ऑप्शन सही हो गया, केवल दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतमाला परियोजनाओं के घटक हैं। तो फर्स्ट है कि आर्थिक गलियारों का विकास, सेकेंड है कि सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों का विकास, थर्ड है कि बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास और एक्सप्रेसवेज का विकास। तो ये देखने को मिलेंगे भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये चारों के चारों को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये अभी न्यूज में था क्योंकि ये जो भारतमाला का पहला चरण था ये 2017 से 22 तक पूरा होना था, ठीक है। 2017 से 22 तक पूरा होना था, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हो सका है। तो अभी जो इकरा जो रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, उसके द्वारा मतलब उसने दिया है डाटा, तो उसमें कहा है कि ये अब जो भारतमाला प्रोजेक्ट है ये अब 20 से 25 2025 से 26 में पूरा होगा, पहला वाला जो चरण है, ठीक है, उसी के संबंध में ये है, ठीक है। और रेटिंग एजेंसी जितनी इंडिया की जितनी रेटिंग एजेंसी हैं, अगर फॉरेन की भी आप लोगों को पता है तो आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में कि कितनी इंडिया की रेटिंग एजेंसी हैं और कितनी जो है मतलब जो रेटिंग देती हैं। जैसे जीडीपी की रेटिंग इस समय बहुत ज़्यादा आ रही है, तो रेटिंग एजेंसियों को पूछा जा सकता है, ठीक है। उसको ऑप्शन में दे देंगे कौन सी इंडिया की है, कौन सी फॉरेन है और कौन सी रेटिंग एजेंसी है, कौन सी नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी आप लोगों को इंडिया की पता है, वैसे आई गेस 4 है इंडिया की रेटिंग एजेंसी और अदर जो वहाँ की है, तो वो आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन ये सही हो जाता है। सारे हमारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया कि अग्नीय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि इसका निर्माण पृथ्वी की सतह के साथ साथ गहराई में भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है कि ये जीवाश्म रहित होती हैं और थर्ड है कि क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट अग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है। तो देखो क्वार्टजाइट ये अग्नेय चट्टानें नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगी जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं, ठीक है, वही होती है क्वार्टजाइट, लेकिन उसका उदाहरण है। लेकिन ग्रेनाइट आपको देखने को मिलेगा, ये अग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। ग्रेनाइट के साथ साथ ग्रेबो है, बेसाल्ट है, ये आपको अग्नेय चट्टानों की उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड और फर्स्ट सही है, क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी के नीचे भी हो सकता है। जो लावा निकलता है तो कभी कभी पृथ्वी के नीचे ही रहकर जम जाता है, ठंडा होकर जम जाता है इस आकार में, ठीक है। उसके कई आकार होते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो वो नीचे भी जमता है और पृथ्वी के ऊपर भी जब विस्फोट होता है, लावा आता है, तो वो भी मतलब 2 प्रकार से ये मतलब होता है, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट सही है। और इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसमें जीवाश्म नहीं होते। जीवाश्म आपको देखने को मिलेंगे जो ये अवसादी चट्टानें होती है, ठीक है, उसमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही हो गया, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत दोनों के लिए श्रम और रोजगार संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराना है। सेकेंड है कि यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसमें जो कहा गया है तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य ही है शहरी और ग्रामीण के साथ साथ श्रम और रोजगार संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराना है, ठीक है। और ये NSO मतलब जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, ठीक है, इसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन हो गया। और इसमें अभी रिपोर्ट आई थी, इसमें तो देखने को मिला था जो NSA की रिपोर्ट आई है 2018 और 19 वाली, ठीक है। तो उसमें जो बेरोजगारी दर देखने को मिली है तो 2017-18 में ये थी 6.1%, ठीक है। तो अभी ये घटी है, 5.8% देखने को मिली है।
अब कितना ये सही है रिपोर्ट, तो ये तो अब मैं तो नहीं बता सकता, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समझदार के लिए इशारा है। इतनी बेरोजगारी है और ये लोग बता रहे हैं कि बेरोजगारी घटी हुई है, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगा सेकेंड वाला जो श्रम बल जो भागीदारी है उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो ये 2017-18 में जो आपको देखने को मिली थी 37% 5 थी, अब देखने को मिलती है इस समय जो है बढ़कर ये हो गई है 36.9%, ठीक है। और उसके साथ साथ जो महिला जन भागीदारी है जो श्रम में, तो ये आपको ये बढ़ी हुई दिखी है, क्योंकि 17.5 पहले हुआ करती थी, इस समय जो ये 18-19 की रिपोर्ट है इसमें आपको देखने को मिलेगा 18.6 है, ठीक है, ये वाली। तो ये भी हमारा बढ़ी हुई है महिला जन भागीदारी। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि महिलाओं की मतलब श्रम में जन भागीदारी बढ़ी है तो सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। और ये श्रम जन जनसंख्या के श्रमिक जनसंख्या अनुपात के बारे में बात करें तो ये भी बढ़ा है। पिछली बार था ये 35.3%, ठीक है, 35.3% था, इस समय ये होकर नहीं नहीं नहीं, घटा है ये, सॉरी ये जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है ये घट गया है। पहले ये हुआ करता था, आपको देखने को मिलेगा 35.3%, लेकिन इस समय आपको देखने को मिलेगा 34.7%, ठीक है। तो ये भी हमारा घट गया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि ये क्षेत्र शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत क्षेत्र वर्षा पर्यंत पछुआ पवनों के स्थानीय प्रभाव में रहते हैं और ये अत्यधिक चक्रवाती गतिविधियों के क्षेत्र भी हैं, ठीक है। ग्रीष्मकाल भी बहुत उष्ण नहीं होता है। इस जलवायु प्रकार की प्रकृति वनस्पति में ओक, एल्प, एस, बर्च और बीज चिनार और हॉर्नबीन जैसी पर्णपाती वृक्ष सम्मिलित हैं, ठीक है। तो उपयुक्त जो स्टेटमेंट ये दिया गया है ऊपर जो पैराग्राफ, तो उसमें किस जलवायु के बारे में बात की जा रही है, तो ए ऑप्शन है हमारा भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है। बी है कि हमारा ब्रिटिश तुल्य जलवायु, और सी है स्टेपी, और डी है कि नटाल तुल्य जलवायु। तो इस किसके बारे में ये कहा जा रहा है, तो हमारा देखो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ब्रिटिश तुल्य जलवायु है उसी में आपको ओक, एल्म, एस, बर्च और ये सब देखने को मिलेंगे, और ये शीत और शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में वर्षा पर्यंत पछुआ पवनों के स्थायी प्रभाव में रहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मानसून विच्छेदन परिघटना का सही वर्णन करता है, तो ए ऑप्शन है हमारा कि किसी क्षेत्र में वर्षा की कमी वाली स्थिति में जब वर्षा वार्षिक वर्षा से सामान्य के 75% से कम हो, ठीक है। सेकेंड है कि बी दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान जब कुछ दिनों तक वर्षा होने के पश्चात एक या एक से अधिक सप्ताह तक वर्षा ना हो, ठीक है। सेकेंड है कि सी ऑप्शन है कि हमारा अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा में मानसूनी पवनों का द्विविभाजन, और सी है कि डी है कि प्रचंड गर्जन और बिजली की चमक के साथ आर्द्रता युक्त पवनों का अचानक चलना। तो हमारा देखो बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अवधि होती है उस समय देखने को मिलेगा पहले तो वर्षा होती है, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात आपको देखने को मिलेगा 1 या 1 से 2 हफ्तों तक वर्षा नहीं होती। इसी स्थिति को बोलते हैं मानसून विच्छेदन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित प्रमाणों में से जो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का समर्थन करते हैं, तो ए ऑप्शन है कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीकी समुद्र तट में साम्यता, ठीक है, मतलब उनकी समानता जो दिखाई दी सॉरी समानता जो दिखाई देती है, ठीक है। और ये सेकेंड वाला है कि उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति के बावजूद घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर निक्षेप की उपस्थिति, ठीक है। और थर्ड है कि महासागरों के दोनों किनारों पर समान जीवाश्म का वितरण, ठीक है। तो ये जब परीक्षण करने से वहाँ पता चलता है, जब वो जीवाश्म मिलते हैं तो वो दोनों किनारों के हैं, जो दक्षिणी अमेरिका है और अफ्रीकी महाद्वीप का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलेगा दोनों में साम्यता मिलती है, ठीक है। वहाँ जो जीवाश्म मिलते हैं उनमें समानता देखी जाती है, और वहाँ के जो निक्षेप हैं दोनों तटों के, ठीक है, उन पे भी समानता देखने को मिलती है। तो तीनों स्टेटमेंट ये हमारे सही हो जाते हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि महासागरीय गर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वे अपसारी प्लेट सीमाओं के
साथ अवस्थित होते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि वे सक्रिय जलवायु और प्रबल भूकंपों के से संबद्ध हैं, ठीक है। और थर्ड है कि टोगा गर्त और मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में अवस्थित हैं। तो इसमें जो कहा जा रहा है, तो देखो ये जो देखने को मिलेगा टोगा गर्त और मारियाना गर्त, ठीक है। तो ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है हमारा, ये तो आपको देखने को मिलेगा हमारा सही है स्टेटमेंट, क्योंकि टोगा गर्त और मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित हैं और वे सक्रिय ज्वालामुखी और प्रबल भूकंपों के से संबद्ध भी हैं। उन्हीं के ये परिणाम हैं जिनसे ये गर्त और जो बनते हैं, जो ज्वालामुखी और प्रबल भूकंपों से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड भी स्टेटमेंट सही है जो महासागरीय गर्तों के बारे में कहा गया है कि, लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये अपसारी प्लेटों की सीमाओं के साथ अवस्थित नहीं होते हैं। ये अभिसारी प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से टकराती हैं, और मतलब एक प्लेट नीचे जाती है और एक प्लेट जो है ऊपर की दिशा में गति करती है, ठीक है। उसी के द्वारा ये जो गर्त होते हैं इन्हीं का निर्माण होता है। तो ये हमारा जो देखने को मिलेगा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि अक्षांश और देशांतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अक्षांश को पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी बिंदु की कोणीय दूरी के रूप में मापा जा सकता है, ठीक है, मापा जाता है। और सेकेंड है कि किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर दोनों को पृथ्वी के केंद्र से मापा जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि देखो ये जैसे पृथ्वी है, ठीक है, अंडाकार पृथ्वी है हमारी, तो जो ये अक्षांश रेखाएं हैं तो ये विषुवत रेखा के समांतर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। और इसकी जो माप होती है ये आपको देखने को मिलेगी, ये केंद्र से मापी जाती है, ठीक है, ऐसे केंद्र से नापी जाती है, और ये करके जो है 90 डिग्री तक ये मतलब होती है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है दोनों स्टेटमेंट सही है, और तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें कहा गया कि पर्वतों के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भ्रंशोद पर्वत के निर्माण हेतु पृथ्वी की परपटी में संपीड़न और तनाव दोनों सम्मिलित होते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि आपको देखने को मिलेगा जो वलित पर्वत के निर्माण में मुख्य रूप से संपीड़न सम्मिलित होता है, ठीक है। सेकेंड है कि एंडीज भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण है, जबकि वासजेस जो है आपको देखने को मिलेगा वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ये गलत है सेकेंड स्टेटमेंट, क्योंकि एंडीज आपको देखने को मिलेगा वलित पर्वत का उदाहरण जो आपको देखने को मिलता है अमेरिका महाद्वीप में। और ये आपको जो एंडीज देखने को मिलेगा, और ये तो तुम्हारा जो दक्षिणी जो आपको दक्षिणी अमेरिका है वहाँ एंडीज देखने को मिलेगा। लेकिन वासजेस की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा ये भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण है, जो होरोस्ट पर्वत होते हैं, ठीक है, उन्हीं का उदाहरण ये देखने को मिलेगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि भ्रंशोद पर्वत का निर्माण जो होता है वो पृथ्वी की जो संपीड़न और तनाव दोनों स्थितियों के मतलब सम्मिलन से होता है, लेकिन जो वलित पर्वत होते हैं उनका केवल संपीड़न से ही जो निर्माण होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका सही है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भू आकृति विज्ञान के संदर्भ में प्लाया पद संदर्भित करता है। तो किसको करता है? ए ऑप्शन है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैदानों के गर्तों में बनी उथली झीलें हैं, ठीक है। सेकेंड है कि पिघले हुए हिमनदों द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन मलबे के निक्षेप हैं। और सी है कि हिमनद द्वारा कृषित बड़े गलासमों को। और डी है कि चूना पत्थर चट्टानों की सतह पर निर्मित लघु गोल और उथले गर्त हैं। तो हमारा देखो ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैदानों के जो गर्त होते हैं, जो उनसे उथली झीलें बनी होती हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में ये बात की जा रही है, प्लाया के बारे में, ठीक है, उसी को प्लाया के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में सही है। तो फर्स्ट है कि ये पूर्वी सागर के ऊपर उत्पन्न होने वाले हल्के चक्रवाती अवदाब हैं, ठीक है। सेकेंड है कि रात के समय तापमान में अचानक गिरावट भारत में इनके आगमन का संकेत होती है, ठीक है। थर्ड है कि ये उत्तरी भारत में रबी फसलों है तो अत्यधिक लाभप्रद होते हैं। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं ये रबी फसलें जो होती हैं उसके लिए उत्तरी भारत में, जैसे पाकिस्तान हो गया, नहीं, ओ सॉरी पंजाब हो गया
और पंजाब हरियाणा है और उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है पश्चिमी वाला, ठीक है, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा ये मतलब पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, जो बहुत ही फायदेमंद रहती है हमारे लिए, ठीक है। और ये जो कहा कि रात में अचानक ताप के गिरावट तो नहीं, ये गलत है। ये ताप में अचानक जो रात में वृद्धि होती है, ठीक है, उसी के कारण ये मतलब संकेत देती हैं पश्चिमी विक्षोभों का, ठीक है। तो ये गलत है और फर्स्ट वाला सही है स्टेटमेंट, क्योंकि ये पूर्वी सागर के ऊपर उत्पन्न होने वाले हल्के चक्रवाती अवदाब हैं। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि पृथ्वी के गुरुत्व यानी जी जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है, ठीक है, उसी के बारे में बात करना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि यह पृथ्वी के भीतर पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण से प्रभावित है, और सेकेंड है कि भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों के पास इसका मान अधिक होता है। तो भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों के पास इसका मान अधिक होता है, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास इसका मान अधिक होता है तुलना में ध्रुवों के पास इसका तापमान कम होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा मतलब जो गुरुत्वाकर्षण, ये जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो सेंटर है यहाँ आपको गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो है आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा होगा, और जैसे ही ध्रुवों की तरफ बढ़ोगे तो उतना ही वैसे वैसे कम हो जाएगा। तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ये द्रव्यमान के वितरण से प्रभावित होता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है उतना तेज़ी से मतलब उतना ज़्यादा उस पर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया है कि पृथ्वी के गोलाकार होने के क्या प्रमाण हैं। तो कौन से इसमें कौन कौन से प्रमाण हैं। तो फर्स्ट है कि बिना तीव्र ढाल के पृथ्वी का संभावित परिनौ संचालन, ठीक है। सेकेंड है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का अलग अलग समय होना, और थर्ड है कि चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया का आकार। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि आपको जो देखने को मिलेंगे इसमें ये तीनों के तीनों इसके प्रमाण हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हमें पता चलता है कि पृथ्वी हमारी गोल है, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार कीजिए। तो स्टेलेग्माइट के बारे में बात कर रही है, घोल रंध्र हैं और युवाल है और लेपीज है। तो इसमें जो बताना है कि अपर्दन भू आकृतियाँ हैं कौन सी, मतलब भौम जल की गतिविधियों द्वारा निर्मित अपर्दन भू आकृतियाँ हैं। तो इसमें देखो घोल रंध्र है, युवाल है और लेपीज, ये तीनों देखने को मिलेंगी जो अपर्दन के द्वारा बनती हैं भू आकृतियाँ भौम जल की अपर्दन गतिविधियों के कारण, ठीक है। लेकिन ये वाला आपको जो देखने को मिलेगा, जो निक्षेप की बात की जा रही है, तो ये निक्षेपित स्थल रूप होते हैं, ठीक है, निक्षेपण के द्वारा बनते हैं। तो वो गलत हो गया स्टेटमेंट, और 2, 3 और 4 हमारे सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि इसका निर्माण 2 धाराओं यानी सरस्वती और साबरमती से हुआ है। सेकेंड है कि यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में से होकर प्रवाहित होती है, और थर्ड है कि खंभत की खाड़ी में गिरती है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है, इसके बारे में ये बताना है। तो देखो इसमें जो बात करें तो फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट जो सही है, क्योंकि इसका निर्माण 2 धाराओं सरस्वती और साबरमती से हुआ है, ठीक है। तो ये वाला हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका सही हो गया, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि चंद्र ग्रहण एक वर्ष में 2 बार घटित हो सकता है, ठीक है, जबकि सूर्य ग्रहण वर्ष में केवल 1 बार घटित होता है। और सेकेंड है कि सूर्य ग्रहण सदैव उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म संक्रांति पर घटित होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपको प्रत्येक महीने में देखने को मिलेंगे। जो प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होती है वहाँ पे आपको सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, और चंद्र ग्रहण ये प्रत्येक महीने की जो हिंदी का महीना होता है उसको अमावस्या के रूप में देखा जाता है, अमावस्या को होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो ये गलत है हमारा स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है ये तो प्रत्येक महीने में होता है, तो साल भर में 1 बार क्यों होगा, तो ये भी गलत है। और ये मतलब 1 से ज़्यादा बार हो सकता है, ठीक है। और ये जो चंद्र ग्रहण होता है ये भी आपको 2 बार घटित नहीं, कभी कभी तो 3 बार होता है और कभी कभी तो 1 बार भी नहीं होता है वर्ष में, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें कहा गया है कि
पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से विभिन्न नामों से जाना जाता है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो स्थानीय क्षेत्र हैं और उसके मतलब नाम दिए हुए हैं। तो सह्याद्री है तो महाराष्ट्र में, नीलगिरी है तमिलनाडु में, अन्नामलाई है कर्नाटक में। तो ये गलत है, अन्नामलाई कर्नाटक में नहीं बोला जाता है, ये आपको केरल में बोला जाता है अन्नामलाई, ठीक है। और नीलगिरी तमिलनाडु में और सह्याद्री आपको महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में बोला जाता है। तो हमारा देखो 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो गया, थर्ड वाला हमारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है कि संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित होते हैं, और सेकेंड है कि नारकुंडम लक्षद्वीप समूह में एक लघु ज्वारीय द्वीप है, और सी है कि लक्षद्वीप समूह की सर्वाधिक ऊंची चोटी सैंडल पीक है, और डी है कि 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है। तो इसमें जो बात की गई कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारा देखो जो ये बताया गया है इसमें जो सारे के सारे स्टेटमेंट, वो देखो इसमें ये तो 11 डिग्री चैनल, तो ये तो मालदीव के बीच नहीं है, ये तो 10 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप की बात की जा रही है कि ये सर्वाधिक ऊंची चोटी तो नहीं, सैंडल पीक आपको अंडमान निकोबार की देखने को मिलेगी, और नारकोंडम भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। लेकिन ए वाला ऑप्शन सही है क्योंकि ये संपूर्ण द्वीप प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है लक्षद्वीप, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है 21, इसमें कहा गया है कि देशांतर और मानक समय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संपूर्ण विश्व को 15 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। सेकेंड है कि सभी देशों द्वारा अपनी केंद्रीय यमोत्तर के आधार पर एक मानक समय बनाया जाता है। तो ये गलत है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि सभी देशों के द्वारा। हाँ, कुछ देश हैं जैसे इंडिया में उनका सेंटर जो क्षेत्र है, ठीक है, उनकी सेंटर वाली जो बीच वाली जो से ये मानक समय है जो हमारी निकलती है इलाहाबाद और नैनी मिर्ज़ापुर से, ठीक है, इसी के क्षेत्र वाले से ये मतलब उत्तर प्रदेश में निकलती है और 5 राज्यों से और निकलती है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये जो 82.5 डिग्री ये में उत्तर रेखा है, ठीक है, टाइम मेरिडियन है, तो इसके बारे में बताना है कि किन किन राज्यों से निकलती है, ठीक है। इसी का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर, और तो इसी के आधार पर किया जाता है। लेकिन अगर बात करें रसिया की, चाइना की, और तुम्हारा कनाडा है, यूएसए है, तो उसमें एक से ज़्यादा ये मोत्तर रेखाएं होती हैं, तो उसमें हम डिवाइड ये नहीं कह सकते ऐसा, तो हमारा ये गलत है। और फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है संपूर्ण विश्व को 15 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो ये भी गलत है। ये संपूर्ण जो विश्व को 24 मानक समयों में विभाजित किया गया है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय जलवायु पर हिमालय पर्वत के प्रभाव हैं? तो फर्स्ट है कि यह ठंडी उत्तरी पवनों से उपमहाद्वीप को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। सेकेंड है कि यह मानसूनी पवनों को अवरोधित करके उन्हें उपमहाद्वीप में वर्षा करने हेतु तो बाध्य करती है। और थर्ड है कि यह विभिन्न वायुदाब क्षेत्रों का निर्माण करता है और मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनता है। तो ये गलत है, ये मानसूनी उत्क्रमण का कारण नहीं बनता है, ठीक है, ना तो ये वायुदाब क्षेत्रों का निर्माण करता है। क्योंकि ये तो आपको देखने को मिलेगा जो वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है ये आपको जो समुद्र पे और स्थल में जो मतलब ताप होता है उसके आधार पर डिफाइन होता है, और ये ICZ होता है, ठीक है, ITCZ जो होता है, तो इसके आधार पर जो है ये मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का ये कारण बनता है। तो ये वाला भी हमारा स्टेटमेंट गलत है इसमें, तो हमारा ये गलत हो जाता है। तो ITCZ के बारे में जो भी आप लोगों को पता है आप लोगों को डिटेल में आंसर में बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड गलत हो गया, और फर्स्ट एंड सेकंड सही है क्योंकि ये ठंडी पवनों से जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें हैं उनसे हमको सुरक्षा प्रदान करता है, और जो मानसूनी पवनों के अवरोधित करके उन्हें उपमहाद्वीप में वर्षा कराने के लिए बाध्य करता है। क्योंकि इसीलिए भारत के जो क्षेत्र में होती है वो ओरोग्राफिक यानी पर्वतीय वर्षा सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। तो हमारा ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहा गया कि भारतीय भूगोल के संदर्भ में करेवा है। तो करेवा का है ये कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है, ठीक है। सेकेंड है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सिंधु की सहायक नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ पंख हैं, और सी है कि हिमालय की तलछटी में निम्न स्तरीय अपवाह युक्त आर्द्र सघन वनों की संकीर्ण पट्टी है, और डी है कि थार रेगिस्तान में विद्यमान मरु उद्यान है।
तो जो ये हमारा इसके बारे में बात करें तो हमारा ए वाला ऑप्शन है ये जो जम्मू कश्मीर की कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों के हिमोड़ पर जो मोटी परत के रूप में जमाव होता है उसी को करेवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये करेवा होते हैं। और ये जो लोएस होते हैं जो नदियों और झीलों द्वारा जो जो नदियों झीलों द्वारा और पवनों द्वारा जो ये लोएस लाए जाते हैं। ठीक है, लोएस लोएस के निक्षेप होते हैं ये। ठीक है, तो इसके द्वारा इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा 24 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि यह अल्लापुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूल जिलों के तटीय क्षेत्रों में उगने वाली चावल की एक विशिष्ट किस्म है। ठीक है, यह एक किस्म लवणी जल सहिष्णु ऊंची बाढ़ जैसी परिस्थितियों के पनपने वाली और पूर्ण रूप से मत्स्य संवर्धन फार्मों से बचे लगभग 6 माह के अवशेषों पर उगती है। फसल चक्र को एक मछली और एक चावल के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, जिसमें 15 अप्रैल तक मछली पालन किया जाता है। उसके बाद मौसम की पहली वर्षा से पूर्व खेतों को सुखा दिया जाता है ताकि उनमें नमक को हटाया जा सके और फसल चक्र अक्टूबर तक चलता है जब उन्हें मत्स्य पालन के लिए पुनः प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है किसके बारे में बात करता है, तो ये ऑप्शन है कि हमारा पोकाली है। ठीक है, सी है कि दामोदर है, पार्टरेशिया है और IR8 है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, जो पोकाली धान की एक किस्म है। ठीक है, उसी के बारे में बात की जा रही है। पहले उसमें मछली पालन किया जाता है उसी खेत में, फिर उसके बाद उसमें धान लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा फसल चक्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा 25। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि हिमालय के उत्थान से पूर्व विकसित और पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण करते हुए दक्षिणवर्ती अपने मांगों का निर्माण करने वाली नदियों को अध्यारोपित नदियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सेकेंड है कि ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली नदियों को अनुवर्ती कहा जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है हमारा, लेकिन जो ये पहले में कहा गया है कि गार्ज का निर्माण करते हुए दक्षिणवर्ती मार्ग का निर्माण करने वाली नदियों को अध्यारोपित नहीं अनुवर्ती नहीं पूर्ववर्ती नदियों के बारे में ये पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये अध्यारोपित नहीं है, ये पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं। तो हमारा जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट इसमें सही हो गया, फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि और अध्यारोपित नदियाँ जैसे आपको देखने को मिलेगा जो अध्यारोपित नदियाँ जो किसी मेन नदी की सहायक होती हैं उन्हें अध्यारोपित नदियाँ कहती हैं। जो किसी पर्वत या पठार से निकलती हैं, ऊपरी जो क्षेत्र होता है उससे निकलकर वो निचली अपरदन के कारण निचली झीलों में पहुंच जाती हैं। ठीक है, उन्हें अध्यारोपित कहते हैं। और जो जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब मतलब पूर्ववर्ती नदियां हैं। और जो ये आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगी ये अनुवर्ती नदियां के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। नेक्स्ट है हमारा 26। इसमें कहा गया कि पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। सेकेंड है कि बाह्य क्रोड मैग्मा का मुख्य स्रोत है जो ज्वालामुखी उद्गारों के दौरान धरातल पर पहुंचता है। तो इसमें जो कहा गया है कि बाह्य स्रोत के बारे में, तो देखो जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो जाता है, क्योंकि बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। तो सेकेंड तो सही, फर्स्ट तो सही हो गया। लेकिन बाह्य क्रोड मैग्मा का मुख्य स्रोत है जबकि ज्वालामुखी उद्गार के कारण धरातल पर पहुंचता है, तो ये नहीं, बाह्य क्रोड नहीं। ये आपको जो देखने को मिलेगा जो इसके 3 पार्ट होते हैं, जो पृथ्वी की जो परतें हैं वो 3 पार्ट में पाई जाती हैं। जैसे एक क्रस्ट हो गया, ठीक है, एक तो क्रस्ट हो गया आपका, एक हो गया मेटल और एक हो गया क्रूड। तो ये मेटल वाला जो पार्ट है मेंटल, ठीक है, मेंटल वाला पार्ट, ये जो सेकेंड लेयर है इसके द्वारा जो है ये मैग्मा का मुख्य स्रोत है, ना कि जो है बाह्य क्रूड। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 27। इसमें कहा गया कि महाद्वीपीय और महासागरीय भूपर्पटी के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि महाद्वीपीय भूपर्पटी के मुख्य खनिज तत्व सिलिका और मैग्नीशियम है जबकि महासागरीय भूपर्पटी के मुख्य तत्व सिलिका और एल्यूमिनियम है। तो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि भूपर्पटी महाद्वीपों के नीचे अधिकांश ग्रेनाइट से जबकि महासागरों के नीचे अधिकांश ज्वालामुखी लावा चट्टानें अर्थात बेसाल्ट से निर्मित है। तो सेकेंड वाला इसमें भी ये स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि जो भूपर्पटी में महाद्वीपों के नीचे जो अधिकांश ग्रेनाइट से ये निर्मित है और जो महासागरों का नीचे वाली जो परत होती है वो आपको देखने को मिलेगा
ज्वालामुखी के लावा के द्वारा जो चट्टान होती हैं या बेसाल्ट होते हैं उससे निर्मित होती है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि जो महाभती यार कभी कभी ना बहुत फ्लो फ्लो में बोलने में थोड़ा सा ना कोई नहीं, चलो फिर से देखते हैं। तो ये महाद्वीपी जो भूपर्पटी है, ठीक है, ये इसके खनिज के बारे में बात करें तो ये सियाल और जो सिलिका और एल्युमिनियम के से बनी होती है, जिसे सियाल के नाम से जाना जाता है, और जो सिलिका और मैग्नीशियम से सीमा के नाम से जाना जाता है, जो महासागरीय भूपर्पटी बनी होती है। ठीक है, तो ये अपोजिट कर दिया गया है, तो हमारा ये गलत हो गया फर्स्ट वाला स्टेटमेंट। तो सेकेंड हमारा गलत सही हो गया स्टेटमेंट, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 28। इसमें कहा गया है कि प्लेटों की निम्नलिखित सीमाओं में से किस पर नई भूप्रॉपर्टी का निर्माण होता है। तो फर्स्ट है कि अभिसारी सीमा पर, ठीक है, यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री, एक है डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है, यानी रूपांतरित अपसारी। तो इसमें जो नई बात करें कि नई जो होती है, ठीक है, नई भूप्रॉपर्टी का निर्माण होता है तो जो अपसारी होती है, ठीक है, अपसारी, तो उस पे आपको देखने को मिलेगा जो ये अपसारी जो प्लेटें होती हैं उस पे आपको देखने को मिलेगा ये नई भूमियों का निर्माण होता है, क्योंकि ये प्लेटें किस तरह गति करती है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मतलब एक प्लेट इस तरफ जा रही है, एक प्लेट इस तरफ जा रही है। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा हमारा जो ये महाद्वीप है देखने को मिलेगा, जो ये जो मतलब अटलांटिक महासागर है उसमें ये जो फॉल्ट है इसी के कारण होता है, इसीलिए ये मतलब द्वीप और ये इसमें बनते हैं। ठीक है, तो इसे अपसारी के नाम से जानते हैं। रूपांतरित क्या होती हैं, जो एक दूसरे के मतलब समांतर गति करती हैं, ऐसे इस तरह से। ठीक है, लेकिन जो आपको देखने को मिलेगा अभिसारी होती हैं, ये प्लेटों की गति अगर होती है तो ये एक दूसरे को मतलब डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, इसीलिए कन्वर्जेंट बोला जाता है, ये ऐसे मतलब एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की फिर टकरा कर ये मतलब डिस्ट्रॉय करती हैं प्लेटों को। और ये सब जो संवहनी धाराएं होती चलती हैं पृथ्वी के अंदर, ठीक है, उसी के द्वारा ये गति करती हैं ये सारी प्लेटें। ठीक है, तो अब ये सारी जो सीमा होती इस पर जो है आपको नई जो है देखने को मिलती है भूपर्पटी। तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। और ये जो रूपांतरित होती हैं ये ना तो निर्माण करती है नई बाउंड्री का, और ना ही ये मतलब किसी को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा गया कि भारतीय भूगर्भ विज्ञान के संदर्भित मालदा जो भ्रंश है उसका पृथक करता है। मालदा भ्रंश जो है किससे पृथक होता है। तो फर्स्ट है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से विंध्य पर्वत श्रृंखला को, ठीक है, अरावली जो पर्वत श्रृंखला से दिल्ली पर्वत श्रृंखला को, और पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट को, प्रायद्वीप पठार से मेघालय को। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ये जो प्रायद्वीप पठार है और जो मेघालय का पठार है इसको अलग करता है मालदा, जो आपको ये भ्रंश देखने को मिलेगा, ये वाला जो जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र गंगा वाली जो नदी निकलती वहीं से ये मतलब अलग करता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारत में शीत ऋतु के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मौसम परिघटनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। तो फर्स्ट है कि हिमालय के उत्तर में अवस्थित क्षेत्र में उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, सेकेंड है कि मध्य एशिया में शुष्क धरातली पवनों का प्रवाह आरंभ हो जाता है। और थर्ड है कि प्रायद्वीपीय भारत पर एक पूर्वी जेट प्रवाह आरंभ हो जाता है। तो जो ये 30 क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो इसमें देखो आपको देखने को मिलेगा जो मतलब थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो ये प्रायद्वीपीय भारत का एक पूर्वी जेट प्रवाह का आरंभ होता है, तो नहीं, ये प्रायद्वीपीय भारत में जो ये शीत ऋतु के दौरान नहीं होता, ये आपको देखने को मिलेगा ग्रीष्म ऋतु के दौरान। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट, और फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट हमारे सही है। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा गया कि मध्यवर्ती उच्च भूमियों या मध्य भारत का जो पठार है उसके बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि उच्च भूमियों की सामान्य ढलान दक्षिण से पूर्व की ओर है। ठीक है, और सेकेंड में जो कहा गया है कि मूसी नदी बेसिन इस क्षेत्र के अधिकांश भाग का निर्माण करती है। तो देखो ये मूसी नदी जो होती है ये मध्यवर्ती उच्च भूमियों का निर्माण नहीं करती है, ये आपको देखने को मिलेगा जो चंबल नदी बेसिन है। ठीक है, ये इसका निर्माण करता है, ठीक है, अधिकांश भाग का। और फर्स्ट में जो कहा गया है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट की उच्च भूमियों की सामान्य ढलान दक्षिण और उत्तर पूर्व की ओर है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये उत्तर पूर्व दिशा में देखने को मिलेगी, ना कि दक्षिण पूर्व में। ठीक है,
तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सिंधु नदी तंत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र भारत की तुलना में पाकिस्तान में अधिक है, और सिंधु नदी द्रोणी का क्षेत्र 3 देशों में है। तो ये गलत है, ये 3 देशों में स्थित नहीं है, ये 4 देशों में आपको देखने को मिलेगा। देखो, भारत है, पाकिस्तान है, और चाइना है, अफगानिस्तान है, ठीक है। इन 4 क्षेत्रों में देशों में आपको सिंधु नदी द्रोणी का क्षेत्र देखने को मिलेगा। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र आच्छादित क्षेत्र जो है भारत की तुलना में पाकिस्तान में अधिक होता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 33 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित स्थानीय पवनों का विचार कीजिए। तो कौन सी कहाँ की पवन है, और कौन सी यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो सिराको है, मिस्ट्रल है, फॉन है, चिनूक है। तो देखो, सिराको ये इटली में चलती है, और मिस्ट्रल ये फ्रांस स्पेन मतलब फ्रांस में होती है। तो ये आपको भूमध्य सागरीय जो पवनें देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जो ये चिनूक और फान है, ये आपको देखने को मिलेंगी, ये महाद्वीपी पवनें हैं, ठीक है। तो ये चिनूक जो है आपको एंडीज जो राकी पर्वत है, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलेगी, और फान ये आपको देखने को मिलेगी जो स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, वहाँ पे। तो ये हमारी दोनों गलत हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कहा गया है कि भूवैज्ञानिक काल मापक्रम पर निम्नलिखित में से कौन से कशेरुकी यानी जो कशेरुकी जीव होते हैं, ठीक है, सर्वप्रथम उत्पन्न हुए थे। तो कहाँ, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, वर्टिब्रस। तो उसी के बारे में बात करता है। तो फर्स्ट है कि उभयचर, मछली, सरीसृप या स्तनधारी। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, जो मछली है ये सबसे पहले इनमें जो है रीढ़ की हड्डी देखी गई थी, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जीवों की जो उत्पत्ति देखी गई थी, इसके आधार पर अगर देखा जाए भूवैज्ञानिक काल के मापक्रम के आधार पर, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा समुद्र में सबसे पहले तो ब्लूगिलीन एल्गी आए, फिर बैक्टीरियाज आए, उसके बाद जो है सूक्ष्म जीव आए, उसके बाद मछलियों का उत्पादन मतलब मछलियाँ उत्पन्न हुई, जो है ये देखने को मिली थी, ठीक है। और ये डिवेनियन कल्प में देखने को मिला था सब ये घटनाएं, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 35 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहे त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो त्यौहार हैं और राज्य हैं। तो रज पर्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल, और त्रिशूरपुरम की बात करें केरल है, अम्बुबाची मेला असम है। तो देखो, अम्बुबाची मेला असम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मतलब पर्व है, ये अभी देखने को मिला था। और त्रिशूलपुरम की बात करें तो केरल में है, और रज पर्व की बात करें तो ये भी आपको असम में नहीं, रज पर्व सॉरी रज पर्व आपको देखने को मिलेगा, ये उड़ीसा का है, ठीक है। तो ये हमारे 2 और 3 स्टेटमेंट सुमेलित हैं, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है 36, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो तापी है, माही है, दामोदर है। तो कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। तो तापी, माही, और ये आपको जो देखने को मिलेंगी, तो सारी की सारी नदियाँ जो ये आपको भ्रंश घाटी में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दामोदर ये जो आपको देखने को मिलेगी, जो छोटा नागपुर पठार का जो भ्रंश है, ठीक है, उससे प्रवाहित होती है सतपुड़ा और बिंद के बीच ये तापी और माही इसके ऊपर वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों के तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट है 37, इसमें कहा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य उत्थान पश्चिम से पूर्व की ओर है, और यह पठार भ्रंश तथा विभ्रंश रहित है। और सेकेंड है कि थर्ड है कि शिलांग और कार्बी एंगलांग पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। तो जो इसमें कहा जा रहा है, तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, इसी का विस्तार शिलांग और कार्बी वाला एलांग पठार है, इसी का विस्तार है, ठीक है। लेकिन जो कहा गया है सेकेंड में कि भ्रंश और विभ्रंश से रहित है, तो नहीं, इसमें बहुत से भ्रंश और विभ्रंश देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में। तो ये गलत है, और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का सामान्य उत्तान पश्चिम से पूर्व की ओर देखने को मिलता है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 38, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के उद्देश्य हैं।
तो फर्स्ट है कि भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग को वन आच्छादित के अंतर्गत लाना है। सेकेंड है कि बाढ़ व सूखे को कम करना है। थर्ड है कि वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु एक जन आंदोलन का सृजन करना है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि 33% भौगोलिक क्षेत्र का लाना है, ठीक है, जो हमारा वन क्षेत्र है। और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा सूखे को भी कम करना है, बाढ़ को भी कम करना है। ऑब्वियसली अगर हम 33% ले आएंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा, तो सूखा बाढ़ अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और वृक्षारोपण करने हैं तो एक जन आंदोलन, मतलब लोगों को जागरूक करना है इसके बारे में, और ताकि वो लोग खुद जो है वृक्षारोपण करें, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 39, इसमें कहा गया कि सौर प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह सभी ग्रहों के एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, ठीक है। सेकेंड है कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी धुरी पर घूर्णन करते हैं। थर्ड है कि शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर एक वलय प्रणाली है। तो ये गलत है, शनि केवल ऐसा ग्रह नहीं है जिसके चारों ओर एक वलय प्रणाली है, क्योंकि इसमें देखने को मिलेगा बृहस्पति है, शनि है और अरुण है, ठीक है। इन तीनों के में आपको देखने को मिलेगा वलय देखा जाता है, ठीक है, चारों तरफ। तो ये हमारा गलत है। और ये जो कहा गया है कि सेकेंड वाला, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर नहीं करते हैं। आपको पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर भी जो पूर्व दिशा पूर्व से पश्चिम दिशा में भी देखने को मिलते हैं, जैसे शुक्र है और यूरेनस है, ठीक है। ये दोनों ग्रह आपको जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हैं, तो ये गलत है। और सभी ग्रहों को एक से अधिक प्राकृतिक ग्रह हैं, तो गलत है। एक से अधिक कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जैसे बुध और शुक्र है, इनके तो उपग्रह हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। और तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारत के राज्यों के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा पर रैंक निर्धारित करने हेतु जारी किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी फसाई यानी FSSAI के द्वारा जारी किया जाने वाला एक सूचकांक है। सेकेंड है कि राज्यों का क्रम अनुपालन और साथ ही उपभोक्ता सशक्तिकरण के मापदंड के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ये सही हैं, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कहा गया कि भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में घटित होते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि वह बिंदु जहां से ऊर्जा निकलती है अधिकेंद्र कहलाता है यानी एपीसेंटर कहलाता है। तो ये गलत है। जहां पर ऊर्जा निकलती है जहां से, तो उसे फोकस कहते हैं, मतलब जो उसका केंद्र होता है, ठीक है। भूकंप का जो केंद्र होता है, केंद्र स्थल होता है, उसके नाम से जाना जाता है। ये एपी सेंटर तो उसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे ये जैसे फोकस हो गया जो पृथ्वी के नीचे होता है जहाँ से एनर्जी मुक्त होती है, तो ये तो होगा तुम्हारा फोकस हो गया, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये पृथ्वी पर सबसे पहले ये तरंगे पहुँचती हैं, जो एनर्जी तरंगे, उसको एपी सेंटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और ये भूकंप से घटित होने वाले सभी ये प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में घटित होते हैं। तो ये तो हमारा सही है स्टेटमेंट फर्स्ट वाला, तो हमारा ए वाला ऑप्शन ये हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 42, इसमें कहा गया है कि पथ विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर हेतु जो रेहड़ी लगाने वाले, ठेला रेहड़ी लगाने वाले जो रोड के किनारे लगाते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है कि एक नई योजना PM स्वनिधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह पथ विक्रेताओं को लॉकडाउन में छूट देने के पश्चात अपनी आजीविका गतिविधियों को पुनः आरंभ करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करती है। सेकेंड है कि ऋण लेने के लिए किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती है और इसे वित्त मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। तो ये गलत है, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं, ये आपको जो है देखने को मिलेगा जो शहरी मंत्रालय है, शहरी आवास मंत्रालय, इसके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, ठीक है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो कहा गया है कि ऋण लेने के लिए कभी संपार्श्विक जो प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई जमानत के तौर पर कुछ नहीं रखना पड़ेगा, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये ब्याज मुक्त नहीं है, इसमें आपको ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन सब्सिडाइज ब्याज है। अगर आप समय से पहले अपने जो है
जो अमाउंट को जमा कर देते हैं, ठीक है, उसे चुका देते हैं, तो आपको 7% इसमें जितना मूल वो होगा, मतलब ब्याज दर होगी, उसमें 7% आपको सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उन्हें प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए अपना रोजगार, मतलब अपना जो व्यवसाय चला रहे थे उसको चला सकें, ठीक है। और ये जो 24 मार्च 2000 पहले से स्ट्रीट वेंडर थे, ठीक है, उन्हीं के लिए ये लागू होगी, ना कि उसके बाद वालों के लिए, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इसमें सही है। पूरा डिटेल में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और अगर इससे भी डिटेल में आप लोगों को अगर जानना है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, पूरी स्वनिधि के बारे में, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, केवल सेकेंड स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 43 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट नहीं है। तो फर्स्ट है कि अंटार्कटिका प्लेट है, और जो फोकस प्लेट है, कोकस प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, और दक्षिण अमेरिकी प्लेट है। तो इसमें देखो प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट के बारे में बात की गई है कि कौन सी नहीं है। तो देखो ये आपको छोटी प्लेटें देखने को मिलेंगी, अरेबिका प्लेट और अरेबियन प्लेट और फोकस प्लेट, ठीक है, 2 और 3। लेकिन ये मुख्य प्लेटों के अंतर्गत आती हैं, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, इसके साथ साथ टोटल 7 प्लेटें हैं जो मुख्य विवर्तनिकी प्लेटें के नाम से जानी जाती हैं। जैसे ये अंटार्कटिका प्लेट हो गया, दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो गया, और उसके बाद प्रशांत महासागरी हो गया, उत्तर अमेरिकी प्लेट हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है एक, ठीक है, और उसके साथ साथ अफ्रीकन है और यूरेशियाई प्लेट है, ठीक है। ये 7 प्लेटें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये छोटी प्लेटें होती हैं, मतलब ये मुख्य प्लेट के अंतर्गत इन्हें नहीं रखा जाता है। तो कोकस और अरेबियन हमारी जो है 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, 2 और 3। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि लोग मृत सागर यानी डेड सी में क्यों नहीं डूबते हैं। तो ए ऑप्शन है कि समुद्र में समुद्री प्रणालियों की उपस्थिति के कारण, ठीक है। सेकेंड है कि मृत सागर का कम तापमान तैराकों के अधिक उत्प्लावन प्रदान करता है, ठीक है। सेकेंड है कि मृत सागर में नमक की अत्यधिक सांद्रता जल के घनत्व में वृद्धि कर देती है, ठीक है। सेकेंड है कि थर्मोक्लाइन यानी तीव्र ताप परिवर्तन की गहराई मृत सागर में सतह के पास ही अवस्थित होती है। तो ये देखो सी वाला हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ये मृत सागर में लोग इसीलिए नहीं डूबते हैं क्योंकि उनमें जो है नमक की मात्रा अधिक होती है, तो उसका घनत्व अधिक होता है। तो नमक वाला पानी है उसका घनत्व अधिक हो जाता है और शरीर का घनत्व कम हो जाता है उससे, इसीलिए लोग वहाँ नहीं डूबते हैं, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 45, इसमें कहा गया कि पर्वतीय वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इन वनों में सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जैसे ओक, चेस्टनट सामान्य रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि इन वनों में पाए जाने वाले प्राणियों के बाल घने होते हैं, और थर्ड है कि भारत में ये वन हिमालय और उत्तर पूर्वी भारत की दक्षिणी ढलानों को आच्छादित करते हैं। तो इसमें ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, पर्वतीय वनों की विशेषता बताते हैं, और तीनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि ये वन भारत में जो वन हिमालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो दक्षिणी ढलान है, ठीक है, वहाँ ये आच्छादित हैं। और यहाँ पे जो है पाए जाने वाले जो प्राणी है उनमें घने बाल होते हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम होता है, और चौड़ी पट्टी वाले सदाबहार, ये मतलब चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन जैसे ओक और चेस्टनट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 46, इसमें कहा गया कि रटेन और लियाना कुछ विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों के प्रकार हैं, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। तो इनके बारे में बताना है। तो देखो फर्स्ट वाला है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं, और आर्कटिक क्षेत्र हैं, विषुवतरेखीय क्षेत्र हैं इसमें। तो इनके बारे में तो हमारा देखो डी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि ये विषुवतरेखीय जो क्षेत्र हैं उन्हीं के बारे में ये रेटेना और लियाना कुछ विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है 47, इसमें कहा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ये वातावरणों के साथ साथ निर्मित होते हैं, और ये स्थल जल और दोनों में विकसित हो सकते हैं, और स्थल और जल दोनों में विकसित हो सकते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं इसके बारे में बताना है। तो देखो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो गलत है इसका, क्योंकि ये उत्तर से पूर्व की ओर गति नहीं करते हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है।
क्लॉकवाइज नहीं होते, एंटी क्लॉकवाइज ये आपको देखने को मिलेंगे। उत्तरी जो गोलार्ध है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है। तो और सेकेंड और फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये वाताग्र के साथ साथ निर्मित होते हैं और ये स्थल और जल दोनों में पर विकसित होते हैं, क्योंकि इसमें ठंडी एक वाताग्र होती है, जैसे एक बड़ा क्षेत्र होता है उसे, उसमें जब टेम्परेचर एक जैसा बना होता है तो वो एक वाताग्र हो जाता है क्षेत्र। और एक जो गर्म वाताग्र वाला क्षेत्र होता है तो इसमें उत्क्रमण चलता रहता है। ये मतलब उत्क्रमण का चलता रहता है, जब तक एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर देते हैं तब तक ये क्रिया चलती रहती है और इसी से ये मतलब चक्रवात का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो एक और दो स्टेटमेंट सही है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 48 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जलमग्न संरचना की उत्पत्ति ज्वालामुखी है, ठीक है। तो जलमग्न कैनियन है और समुद्री टीला है, मध्य महासागरीय कटक हैं। तो इनके बारे में बात करना है तो देखो आपको देखने को मिलेगा जो ये मध्य महासागरीय कटक हैं और समुद्री टीले हैं, ये आपको जो जलमग्न संरचना जो होती हैं ये ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारण होती हैं, क्योंकि ज्वालामुखी का जो होता है वो पृथ्वी के ऊपर तो नहीं आ पाता है, लेकिन ये पृथ्वी के नीचे ही ऐसे ऐसे मतलब इस तरह के आकृतियाँ बन जाती हैं, ठीक है, समुद्री टीले के रूप में बन जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये जल कैनियन की अगर हम बात करें तो इनका निर्माण जो है जो मग्न ढालों पर होता है, ना कि जो है समुद्र में, ठीक है। तो ये और ये उसकी जो धाराएं होती हैं, ठीक है, जो पंकिल धाराएं होती हैं उनके जो है अपर्दन के द्वारा, अनवरत अपर्दन के द्वारा जो है इनका निर्माण होता है। तो ये हमारा कैनियन इससे संबंधित नहीं है। हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट इसका सही हो गया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कहा गया द्वार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ये पूर्वोत्तर हिमालय के बाह्य गिरपदी क्षेत्रों में स्थित जलोढ़ बाढ़ के मैदान है। सेकेंड है कि द्वार क्षेत्र में चाय की खेती के लिए उपयुक्त गहरी जीवाश्म समुद्र मृदा का आवरण पाया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर हिमालय के बाह्य गिरपदी क्षेत्र में आपको जलोढ़ के बाढ़ जो मैदान के देखने को मिलते हैं वो जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जो ब्रह्मपुत्र मैदान जो मैदान है, ठीक है, जलोढ़ मैदान है उसी के बारे में बात की जा रही है। और सेकेंड वाला कि चाय की खेती उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा जो दार्जिलिंग है और असम का जो ये चाय के बागान है इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी को द्वार के रूप में जाना जाता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो गया, 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोधूल यानी संध्या काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह तब घटित होता है जब पृथ्वी को सूर्य के क्षितिज से नीचे होने पर प्रकीर्णित या अपवर्तित प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। सेकेंड है विषुवतरेखीय क्षेत्रों में गोधूल की अवधि उच्च अक्षांशों की तुलना में छोटी होती है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे इसमें देखने को मिलेंगे सही है, क्योंकि गोधूल जो होता है ये मतलब पृथ्वी को सूर्य के क्षितिज के नीचे होने की स्थिति में प्रकीर्णित अपवर्तित जो प्रकाश प्रकीर्णन होता है प्रकाश का या तो अपवर्तन होता है उसके कारण ये परिघटना होती है। और ये देखने को मिलेगा कि गोधूल अवधि जो है उच्च अक्षांशों की तुलना में छोटी होती है, क्योंकि ये सूर्य जो होता है सामान्य रात भर क्षितिज के 12 डिग्री के नीचे देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए ये मतलब परिघटना के लिए दोनों जो है उच्च अक्षांशों की तुलना में छोटी होती है, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है, और डाउट भी आप लोगों का क्लियर कर दिया है। अगर कोई और डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मतलब आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोगों के लिए खुला कमेंट बॉक्स है, ठीक है। मैं ज़रूर उसका सल्यूशन देने की कोशिश करूँगा जितना भी मुझे पता है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर ज़रूर दिया करो और अपनी पढ़ाई अब। और देखो गाइज कल और इसका एक ये मतलब पूरा कर लेंगे हम लोग, उसके बाद परसों आप लोगों की छुट्टी रहेगी। परसों एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और कल ठीक है, कल अनाउंस करते हैं, वो सरप्राइज़ रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।